मैक्रो करनी है गेस पेपर का अगला हिस्सा। एग्जैक्टली मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो मैंने आप लोगों को ये असाइनमेंट दी थी और मुझे एक बच्चे ने भी सबमिट नहीं की। आई नो यू गॉट अदर पेपर्स, दरवाजा ही बंद करो, अदर पेपर्स, अदर कमिटमेंट्स एज वेल, बट बेटे ये जो मैं असाइनमेंट देता हूँ कुछ सोच के देता हूँ, तो ये प्लीज जरूर कीजिएगा। अभी मैं आपको इसका आंसर जल्दी से दिखा रहा हूं ताकि आपको एक ओवरऑल स्केच मिल जाए, एंड देन ट्राई एंड रिप्रोड्यूस इट योरसेल्फ। रीड द आंसर वंस और ट्वाइस एंड देन रिप्रोड्यूस इट। फिर हम ये जो नॉट टेस्टेड इन एनी रीसेंट पास्ट पेपर्स, इन दो क्वेश्चंस को प्रॉपरली सॉल्व करेंगे, स्केच बनाएंगे। ऑलराइट जी, somebody else is looking to enter. Zainab Fatima, I don't know any Zainab Fatima. Zainab Fatima, आप मेरी स्टूडेंट हैं? I don't know any Zainab Fatima. बेटे बता दो वरना I'll have to remove you from the meeting. जी सर से तो काम नहीं चलेगा। आप बताएं कौन से स्कूल से हैं? Because I don't know any Zainab Fatima. I think it's a miscreant, but chale, let's start. G. In many countries, increased government spending is regarded as a cause of economic growth. It is sensible, therefore, for a government to spend more to increase economic growth as it is good for its country. To what extent do you agree with this statement? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगेन इसके अंदर काफी आपको लिखना होगा। 20 मार्कर इज एटलीस्ट लाइक 3.5-4 पेजेस फुल स्केप। तो सबसे पहले की टर्म्स पकड़ते हैं जी, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो बच्चों, व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ? डेफिनेशन, फॉर्मूला, टाइप्स। यस मेरे बच्चों, व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ? कैसे मेजर होती है? राइज इन रियल जीडीपी ओवर टाइम। ठीक हो गया। उसके बाद बेटे दो टाइप्स की हैं, जरा बता देंगे कौन कौन सी? एक्चुअल एंड पोटेंशियल। एक्चुअल इज व्हेन yes, we start utilizing our unused resources and there's a movement from inside PPC towards PPC. This is short run economic growth linked with rise in aggregate demand due to expansionary fiscal and monetary policy. अच्छा खुल के लिखिएगा, सब तो आपको पता है। व्हाट इज पोटेंशियल ग्रोथ? इसकी भी रीजंस बताएं। डोंट लेट मी आस्क क्वेश्चंस। Yes, that is what it is. Yes, it is the shift of long run aggregate supply which causes PPC to shift outwards. It involves all the supply side policies by the government जो लॉन्ग रन में हमें पोटेंशियल ग्रोथ देता है। यहाँ पे आपके नॉलेज की बात हो गई। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या है, ये किस पॉलिसी का टूल है और इसका मकसद क्या है? It is part of fiscal policy. An increase in government spending will fall under expansionary fiscal policy या inflationary fiscal policy. जी मेरा बेटा, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। चलें, गुड स्टार्ट हो गया जी। अब हम इस क्वेश्चन के अंदर दो टाइप के डायग्राम्स बनाएंगे। एक तो हम सिंपल एडीएएस वाला, एग्रीगेट डिमांड को, शॉर्ट रन वाला एग्रीगेट डिमांड को राइट पे शिफ्ट कर देंगे, उससे एम्प्लॉयमेंट। यस, और दूसरा बनाएंगे आप मल्टीप्लायर वाला, ठीक है, जिसमें इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप्स वगैरह हम दिखाते हैं। ठीक हो गया। दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ स्पेस टू राइट अपॉन। फिर जब आप इकोनॉमिक ग्रोथ के फायदे बता चुके होंगे कि कैसे ये शॉर्ट रन में एक्चुअल ग्रोथ और लॉन्ग रन में पोटेंशियल ग्रोथ लाती है, फिर इसकी लिमिटेशंस पे जाओगे। मसलन इनकम्स बढ़ेंगी, लोग इंपोर्ट ज्यादा करेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट का, बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट में जा सकता है। इसके अलावा डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ सकती है। अगर हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे थे, उससे मजीद एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, सप्लाई नहीं बढ़ सकी, हम फुल कैपेसिटी पे थे, स्पेयर रिसोर्सेज नहीं थे, तो उससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ गई।
Sometimes government spending may not cause a trigger up effect, yani multiplier effect, because of low consumer and investor confidence in the economy. जैसे जब वॉर हो रही थी उस वक्त गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा भी देती, हमारा इकोनॉमी में ग्रोथ ना आती अगर ये वॉर ज्यादा देर चलती। लेकिन खत्म हो गई तो देखो फॉरेन जो हमारा एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज है सब कुछ बेहतर होना शुरू हो गया था। तो सेंटिमेंट्स मैटर। फिर इसके अलावा जी, क्या गवर्नमेंट स्पेंडिंग पॉलिटिकल मोटिव्स की वजह से यूज तो नहीं हो रही? अगर पॉलिटिकल मोटिव्स के है तो शायद वो इफेक्ट अच्छा ना ला सके। फिर जी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कितनी थी? डिड गवर्नमेंट हैव इनफ टू स्पेंड, या उनका बजट डेफिसिट हो गया जिससे बोरो करना पड़ा और डेट सर्विसिंग की वजह से वो सारा फायदा नुकसान में बदल गया? गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग की कहां से? क्या लोन्स कमर्शियल बैंक से लिए थे? अगर कमर्शियल बैंक से लिए थे तो उससे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, डिमांड बढ़ने से लोन्स की क्राउडिंग आउट इफेक्ट। कुछ समझ रहे हो? हर बार वही बातें बार बार हो रही है। सो यू थिंक यू कैन हैंडल दिस क्वेश्चन बच्चों नाउ? खामोशी, आई अंडरस्टैंड, बट आई थिंक बहुत कंटेंट है इसमें, तो रुकना मुश्किल होना चाहिए। वेयर आर यू फीलिंग दिस मदी कि कंटेंट कम है? नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन नहीं फॉलो कर रहे आप। कहां पे आपको लग रहा है कि कंटेंट कम है? हाँ, मैंने कितनी लिमिटेशंस बताई हैं? वो करोगे ना? अच्छा, एक दफा इसका आंसर देख लो, आपको इसमें लगता है प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहले पूरा पैराग्राफ देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ पे है। increase in real GDP over time either can be achieved by raising aggregate demand or by raising aggregate supply. Economic growth can be actual or potential. Actual economic growth is usually caused by increase in aggregate demand. इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, हम पीपीसी के पास आ जाते हैं, राइट। और दूसरी है जी पोटेंशियल ग्रोथ विच इज ड्यू टू सप्लाई साइड पॉलिसीज। इसलिए मैं कह रहा था खुल के बोले, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट होता है, डायग्राम्स भी बना सकते हैं। अब मेरे बेटे, इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग जी इज अ टूल ऑफ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। सिंस गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज अ component of aggregate demand, higher government spending will shift aggregate demand to the right। ये बनाया, इसको एक्सप्लेन किया। सिंस डिमांड फॉर लेबर इज डिराइव डिमांड, मोर वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस हायर जीडीपी। अनएम्प्लॉयमेंट जो डिमांड डेफिशिएंट वाली है वो कम हो जाएगी। हायर एम्प्लॉयमेंट एंड हायर इनकम्स विल इंड्यूस मोर कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग। एग्रीगेट डिमांड फर्दर बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा। मती कुछ समझ रहे हो? कितना कुछ है हमारे पास। Next G, impact of higher government spending on economic growth may also be explained by help of income expenditure model. Keynesian model is particularly useful for analysis of multiplier। इनकम ऑटोनमस एक्सपेंडिचर है, जब बढ़ती है इनकम तो उससे गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ने से और इनकम बढ़ने से हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर राइट पे शिफ्ट अपवर्ड शिफ्ट होता है। देखो y0 से y1, a टू a1 इंजेक्शन था गवर्नमेंट स्पेंडिंग का, और y0 से y1 नेशनल इनकम बढ़ी बाय अ ग्रेटर अमाउंट। इसको अच्छी तरह समझा दो। कितना मल्टीप्लायर आएगा विल डिपेंड ऑन आपके उसके ऊपर एक सेकंड जी, हाँ, कितना मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा विल डिपेंड ऑन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरीवन क्लियर? मदी, अभी सिर्फ हम एक्सप्लेन करे जा रहे हैं और देखो कितना कुछ है, अभी तो लिमिटेशंस पे हम आए ही नहीं है। क्लियर मेरा बेटा? और ये कौन सी इकोनॉमीज के लिए अच्छी है? जो बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट है। जो फुल एम्प्लॉयमेंट पे थी वहां पे डिमांड पुल इन्फ्लेशन आएगी। ठीक है जी। इम्पैक्ट ऑफ हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ विल आल्सो डिपेंड ऑन टाइप ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग। थोड़ा घुस जाओ क्वेश्चन के अंदर। जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है, एग्रीगेट डिमांड डायरेक्टली बढ़ती है, उसका कंपोनेंट है। इसी तरह इनडायरेक्टली आपका गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट, इनकम्स और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती हैं, क्योंकि लोगों की इनकम्स बढ़ रही होती हैं और फर्म्स उसको मीट करने के लिए ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, तो एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ेगी लॉन्ग रन में। Higher government spending on infrastructure, training and education of workforce
may enhance the productive capacity, shifting the long run aggregate supply to the right. Supply side aspect of fiscal policy not only raises economic growth and employment, but also help the stabilizing of price level. Higher government spending is not only the reason for higher economic growth ये सिर्फ वाहिद रीजन नहीं है, also depends on quality and quantity of factors of production such as state of available capital and technology, size and skills of labor force, general sentiment यानी future confidence of consumers and producers, government policies. Economic growth also depends on political and economic situation of a country. मैंने अभी वॉर की एग्जांपल दी थी। जी मेरा बेटा। किसकी बात? नहीं, इन्फ्लेशन बताएंगे क्या आएगी, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जी, पॉलिसी ऑफ हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग में रेज गवर्नमेंट्स बजट डेफिसिट, दिस में फोर्स गवर्नमेंट टू बोरो मनी, कमर्शियल बैंक्स में प्रेफर टू लेंड मनी टू गवर्नमेंट, रिस्की नहीं है। उसके रिजल्ट में उनके लोन्स की डिमांड होने से इंटरेस्ट रेट वो बढ़ाएंगे, क्राउडिंग आउट इफेक्ट आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शनरी इफेक्ट आ जाएगा इंस्टेड ऑफ एक्सपेंशनरी, ठीक है। The policy of higher government spending is also sustainable for economies that have smaller budget deficits और हैव अ बजट सरप्लस, जिनके पास पाकिस्तान जैसी कंट्रीज जिनका बजट पहले ही डेफिसिट में है, वो कैसे करेंगे इसको। लिंक बिटवीन हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। ऑन वन हैंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग में इंड्यूस ग्रेटर डिमांड, ग्रेटर जीडीपी, बट साथ में डिमांड पुल इन्फ्लेशन आएगी, ज्यादा इंपोर्ट्स होंगी इनकम्स बढ़ने की वजह से, और इकोनॉमिक ग्रोथ यूजुअली ब्रिंग इनकम डिस्पैरिटीज, इनकम गैप्स, चंद ग्रुप्स बेनिफिट ले जाते हैं और बाकी गरीब रह जाते हैं। टू अवॉइड अ गवर्नमेंट फेलियर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर शुड बी प्लान्ड आउट वाइजली एंड मस्ट बी बेस्ड ऑन इकोनॉमिक रैशनल्स एंड नॉट ऑन पॉलिटिकल विम्स। पॉलिटिकली ये गवर्नमेंट अक्सर मिसडायरेक्ट कर जाती है अपने एक्सपेंडिचर को, जिसकी वजह से अनसस्टेनेबल लेवल ऑफ डेट जैसे पाकिस्तान का हुआ था, and we may end up destabilizing the economy, destroying the prospects of present and future growth. तो ये बड़ा केयरफुली हैंडल होने वाला टूल है, आसान नहीं है। समझ आ गया मेरे बच्चों? कोई कंफ्यूजन? मदी, आर यू फीलिंग अ लिटिल बिट मोर कॉन्फिडेंट नाउ? देखो कितना लंबा आंसर है। ओके, नाउ दीज टू क्वेश्चन नॉट रिसेंटली टेस्टेड, इनको जरा हम खुद करते हैं। अच्छा जी, बैक टू द क्लास। आई थिंक शायद कोई बच्चा आ रहा है, नहीं, अच्छा आ गए हैं जितने आने थे, ठीक है। लेट्स गो टू दिस क्वेश्चन जहां पे मुझे लगता है बच्चों को मेनली प्रॉब्लम आती है। चले इसी पेज पे आगे चलते हैं। जी देखें, डिस्कस द एक्सटेंट टू विच आपकी जो फिस्कल पॉलिसी इज रेलेवेंट टू गाइड मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज टुडे। वेरी गुड क्वेश्चन। ये टुडे के वर्ड ने ही इसको काफी इंटरेस्टिंग कर दिया है। अब जरा तसल्ली से समझते हैं, हमारे पास मेरे बेटे की टर्म्स कौन सी हैं। नॉलेज एंड एनालिसिस को हमने टारगेट करना है 14 मार्क्स के लिए, तो हमें की टर्म्स को इन डेप्थ इलैबोरेट करना है, डिफाइन नहीं करना। तो कौन सी की टर्म्स हैं? Phillips curve and macroeconomic policies. तो आई वुड स्टार्ट विद मैक्रो पॉलिसीज। तो इसके अंदर आप उनको बताएंगे जी, डिमांड साइड भी है जिसमें यस जिसके अंदर हमारे पास आ जाती हैं फिस्कल एंड मॉनेटरी, थोड़े से इनके टूल्स वगैरह, और थोड़ा सा वर्किंग बता दो, बिल्कुल थोड़ी सी। मसलन कितना बताना है? We have demand side policies like fiscal and monetary policy. In fiscal policy, government uses its budget, tools of government spending, and taxes. Yes, to induce aggregate demand in an economy, we use expansionary policy, reducing taxes and increasing government spending, and vice versa. Bas itna. Monetary policy contains instruments like interest rates, money supply, and exchange rates. Uh, to control inflation, we will increase interest rates, reduce money supply, increase exchange rate, and vice versa.
समझ आ रही है? बस इतना सारा। अब जी असल चीज तो फिलिप्स कर्व है। फिलिप्स कर्व किसने दिया था? फिलिप्स नाम के इकोनॉमिस्ट ने, इन हिज स्टडी ड्यूरिंग एलएससी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, जब वो रिसर्च पेपर लिख रहे थे अपना। He was very young, around 27 when he came up with this, 21 I think when he came up with this. तो उन्होंने क्या किया? He did research on past 100 years data of inflation and unemployment in England. Basically उसने पब्लिक सेक्टर वेजेस और अनएम्प्लॉयमेंट का स्टडी किया था। तो he found a negative या inverse या a trade off relationship between किस किस के, between inflation and unemployment. Perfect. Unemployment. और उसने कहा गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट कैन चूज एनी पॉइंट ऑन फिलिप्स कर्व। जब अनएम्प्लॉयमेंट कम करना चाहें, थोड़ी सी इन्फ्लेशन बर्दाश्त कर लें। तो दैट वाज द आइडिया। ठीक है, अब हम फिलिप्स कर्व बना देते हैं। फिलिप्स कर्व बेसिक वाला तो बहुत ही सिंपल है। तो जी मेरा बेटा अनस, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। एब्सोल्युटली, असल क्वेश्चन ही उसी पे है। जैसे ही उसने कहा कि टुडे ये वैलिड है कि नहीं, बात ही सारी उसी पे आ गई। तो ये जो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का रिलेशनशिप है। ये यूं करके जाता है, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व। एक सेकंड जी, somebody is trying to enter our class. शेजल, वाह अच्छा, ऑल राइट जी। अब देखो मेरा बेटा, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व, लेट्स से इकोनॉमी यू स्टार पे थी, अनएम्प्लॉयमेंट नेचुरल पे, गवर्नमेंट ने उसको कम किया। मैं बताता हूँ जी, गवर्नमेंट ने इसको एक्सपेंशनरी पॉलिसी यूज करके कम की अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन थोड़ी सी इन्फ्लेशन आ गई। ये इसका व्यू था। फिलिप्स का रिसर्च पेपर ये था, उसने 100 साल का डेटा उठाया पब्लिक सेक्टर वेजेस का, जिसको उसने इन्फ्लेशन माना, और अनएम्प्लॉयमेंट का इंग्लैंड में, और उसने देखा देयर इज अ नेगेटिव ट्रेड ऑफ रिलेशनशिप। जब भी इन्फ्लेशन बढ़ी है इंग्लैंड में, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई है। तो उसने कहा ये एक बड़ा अच्छा तरीका है गवर्नमेंट के पास कि जब भी अनएम्प्लॉयमेंट कम करनी चाहे, अपने हिसाब से एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी यूज करे, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज करे। ये ज्यादा फिस्कल की बात करता था क्योंकि ये केन्जियन इकोनॉमिक्स का फॉलोअर था। तो इसके मुताबिक जब भी गवर्नमेंट चाहे इन्फ्लेशन कम कर सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट कम कर सकती है एट द एक्सपेंस ऑफ सम इन्फ्लेशन। समझ आ गया मेरे बच्चों? फिलिप्स ने रिसर्च की, इसने इंग्लैंड में इन्फ्लेशन का और अनएम्प्लॉयमेंट का 100 साल का डेटा उठाया। इसने नोट किया कि जब भी महंगाई हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई है, एंड वाइस वर्सा। तो इसने कहा कि गवर्नमेंट बड़े आराम से एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसीज लगा के अनएम्प्लॉयमेंट कम कर सकती है, थोड़ी सी इन्फ्लेशन बर्दाश्त करनी पड़ेगी। जी अब बताएं। हम्म, वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे थे ना ये। नहीं नहीं, आप लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहा हूँ, लिख दो तो अच्छी बात है। हमें टेंशन में आ गए आप। अच्छा जी, अब यहां पे आपने बताना है, ये हो गया शिफ्ट्स ऑफ शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व। देखो, इंटरनल वेरिएबल्स हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन और साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, उनमें चेंजेस आए तो अलोंग द कर्व मूवमेंट आती है फिलिप्स कर्व पे।
अलबत्ता कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन शिफ्ट करेगी, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट चेंज हो, शिफ्ट आएगा। मेन रीजन एक्सपेक्टेशंस ऑफ इन्फ्लेशन, अगर वर्कर्स को लगता है कल को इन्फ्लेशन आने वाली है, वो ज्यादा वेज मांगेंगे, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगी, ये राइट पे शिफ्ट हो जाएगा। तो बेशक आप एग्जाम में अब उस पे जाते हैं ना, जाते हैं हौसला। तो इधर आ गया इन्फ्लेशन रेट, इधर आ गया अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अलबत्ता अगर इनमें से कोई फैक्टर होगा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बढ़े, ये राइट पे शिफ्ट होगा, कम हो तो ये लेफ्ट पे शिफ्ट होगा। ठीक है। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े, ये राइट पे शिफ्ट होगा, कम हो तो ये लेफ्ट पे शिफ्ट होगा। एक्सपेक्टेशंस ऑफ इन्फ्लेशन बढ़े, राइट पे शिफ्ट होगा, कम हो तो लेफ्ट पे शिफ्ट। अब हम बात करते हैं, वापस क्वेश्चन पे जरा देखो, क्या ये टुडे वैलिड है? तो हम थोड़ा सा यहां पे हिस्ट्री बतानी पड़ेगी। द थ्योरी became well acclaimed and popular with, ये मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, with governments for many years। ठीक है, वैसे भी गवर्नमेंट्स को फिस्कल पॉलिसी बहुत पसंद है, वोट लेने के लिए बड़ी आसान है, तो ये बड़ी पॉपुलर हो गई। However, in 1970s क्या हुआ था? Yes, there was rise in inflation as well as unemployment. अब now original Phillips curve failed to explain कि क्या हो रहा है भाई। वो तो कहता था जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, इधर इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है और अनएम्प्लॉयमेंट भी। failed to explain this stagflation। stagflation means जब अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन दोनों बढ़ती है। इस वक्त मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिस्ट मिल्टन फ्राइडमैन came up with Milton Friedman came up with long run Phillips curve, और वो इसको बोलता था एक्सपेक्टेशन ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व। ऑगमेंटन का काम होता है मेडिसिन का क्या, आपके अंदर वो इम्यूनिटी को बूस्ट देता है, ऑगमेंट करता है, एंटीबायोटिक है ये। तो ऑगमेंटेशन का मतलब यहां पे क्या है? एक्सपेक्टेशन ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व, कि भाई महंगाई हमेशा वर्कर्स की जो एक्सपेक्टेशंस है फ्यूचर की, उनकी वजह से आती है। तो उसने एक्सपेक्टेशन ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व हमें दिया, जिसने इस स्टैगफ्लेशन को एक्सप्लेन किया। एक बार बना दूं आपके लिए? ऑल राइट जी, ये हमेशा आपने नीचे तक लेके जाना है। इधर आ गई इन्फ्लेशन रेट, डिमांड पुल, और इधर आ गई अनएम्प्लॉयमेंट रेट, साइक्लिकल, सिक्लिकल। ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व जीरो था। हम यू स्टार पे थे, इन्फ्लेशन 0% थी, अनएम्प्लॉयमेंट लेट से 3% थी। गवर्नमेंट ने कहा अनएम्प्लॉयमेंट को कम करते हैं, उन्होंने एक्सपेंशनरी पॉलिसीज यूज की, U1 पे लाया अनएम्प्लॉयमेंट को, लेकिन पॉइंट ए पे इतनी सारी इन्फ्लेशन लेट से 2% हो गई। वर्कर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे 0% इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन हुई 2%। फर्म्स ने वेजेस बढ़ाई कोई 1%, वर्कर्स ने जॉब्स ज्वाइन की, ज्यादा घंटे काम किया। उन्हें बाद में जब शॉपिंग करने गए, उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हो गया, वेजेस थोड़ी बढ़ी हैं और महंगाई ज्यादा बढ़ी है। अब वो क्या करेंगे जब उनके साथ ऐसी फीलिंग होगी? वो ट्रेड यूनियंस बना के प्रेशर डालेंगे,
अगर फर्म्स मान जाती हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बढ़ेगी और शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व बाहर को शिफ्ट होगा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की वजह से। अब नोट करो, वापस अनएम्प्लॉयमेंट यू स्टार पे आ गई और महंगाई 2% सिस्टम का हिस्सा बन गई। अब दोबारा गवर्नमेंट ने कोशिश की कि यू स्टार से यू वन पे अनएम्प्लॉयमेंट को लाएं। उन्होंने मजीद एक्सपेंशनरी पॉलिसीज की। वर्कर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे 2% इन्फ्लेशन, वो चली गई 4% पे। फर्म्स ने वेज बढ़ाई कोई 3%। वर्कर्स को फिर महसूस हुआ कि हमारे साथ धोखा हुआ है। वो दोबारा ट्रेड यूनियंस बनाएंगे। शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व 2 पे शिफ्ट होगा। इन्फ्लेशन वापस ओरिजिनल लेवल पे। ये सारे पॉइंट्स जो लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व के हैं इनको इकट्ठा कर लो, ये आपका एक्सपेक्टेशन ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व बनता है। समझ आ गई मेरे बच्चों? जी। क्या मतलब? कितने टाइम पीरियड कह रहे हो? डिपेंड्स ऑन एवरी इकोनॉमी। अब कुछ इकोनॉमिस्ट तो कहते हैं ये शॉर्ट रन में भी ट्रेड ऑफ नहीं है, वर्कर्स आर रैशनल। वो ऑलरेडी जज कर जाते हैं और हम लोग वाकई जज कर जाते हैं कि क्या महंगाई का रेट आने वाला है। जब भी मैं नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूं, मैं करंट इन्फ्लेशन रेट नहीं देख रहा होता, जो फ्यूचर में माइंड में होता है उसके मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूं। तो वर्कर्स को बेवकूफ नहीं बनते। श्योर मेरा बेटा। वैसे हमने बहुत प्रैक्टिस की थी ऑल एयर्स ए टू ग्राफ्स में। कहाँ मसला आ रहा है ब्रह्मान? पहले फर्म्स वेजेस थोड़ी सी बढ़ाती हैं, वर्कर्स ज्वाइन कर लेते हैं, फिर जब इन्फ्लेशन आती है वर्कर्स को एहसास होता है कि हमारे साथ गलती हो गई। 3 to 6 मंथ्स का पीरियड कर लो, वो ट्रेड यूनियंस के थ्रू दोबारा प्रेशर डालेंगे, ये बाहर शिफ्ट होता रहेगा। हर दफा अनएम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए गवर्नमेंट को बड़ा बड़ा इन्फ्लेशन रेट बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो बेसिकली देर इज ओनली शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ, नो ट्रेड ऑफ एग्जिस्ट इन लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में इकोनॉमी नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यू स्टार पे वापस आ जाती है। Joining all these points gives us long run Phillips curve. जी। शिफ्ट कब हो रहा है? देखो, एक बार देखो, यू स्टार पे थे हम, गवर्नमेंट ने अनएम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए एक्सपेंशनरी पॉलिसी लगाई। यू वन पे आए, वर्कर एक्सपेक्ट करे थे 0% इन्फ्लेशन, महंगाई हो गई 2%। फर्म्स ने वेजेस लेट से 1% बढ़ाई। वर्कर को पता लगा हमारी रियल इनकम गिरी है, वो ट्रेड यूनियंस के थ्रू प्रेशर डालेंगे। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आने से, वेज बढ़ने से वापस ये बाहर शिफ्ट हो जाएगा, वापस इकोनॉमी बी पॉइंट पे, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे। समझ आ रही है? फिर गवर्नमेंट ने कोशिश की अनएम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए। यू वन पे सी पॉइंट पे आए, इन्फ्लेशन 4% चली गई, वर्कर एक्सपेक्ट कर रहे थे 2%, वेजेस बढ़ी कोई 3%। वर्कर्स ने फिर ट्रेड यूनियंस के थ्रू प्रेशर डाला, वापस हम पॉइंट डी पे, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे। ऑल पॉइंट्स ऑफ नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को ज्वाइन कर दो, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व बन जाता है। अब समझ आ गया मेरे बेटा? हम्म। अब मेरे बेटे जरा वापस चलते हैं। अब आप लोग बताओ, फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन किस हद तक फिलिप्स कर्व आजकल के लिए मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज का गाइड है? क्या हम फिस्कल पॉलिसी को अनएम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए यूज कर सकते हैं? क्या इससे इन्फ्लेशन हुए बगैर अनएम्प्लॉयमेंट कम कर सकते हैं हम, या थोड़ी सी इन्फ्लेशन बर्दाश्त करके अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सकती है? ओनली इन शॉर्ट रन, नॉट एट ऑल, ओनली इन शॉर्ट रन। यही तो हमने पढ़ा, लॉन्ग रन में इकोनॉमी कम्स बैक टू नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी रिटर्न्स टू NRU, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, 3% 4%, हर कंट्री के अपने हिसाब से। देर इज नो ट्रेड ऑफ बिटवीन दीज टू इन लॉन्ग रन। तो बेसिकली फिस्कल और मॉनेटरी दोनों डिमांड साइड पॉलिसीज बिकम, कंप्लीट माय सेंटेंस, इनफेक्टिव इन लॉन्ग रन। ठीक है, मॉनेटरी और फिस्कल दोनों
बिकम इनफेक्टिव। सिर्फ शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ है, लॉन्ग रन में हम ज्यादा इन्फ्लेशन बर्दाश्त करनी पड़ेगी, इकोनॉमी वापस नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे आ जाया करेगी। तो देर इज नो पॉइंट यूजिंग फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट होपिंग कि थोड़ी सी इन्फ्लेशन पे मसला हल हो जाएगा। इन्फ्लेशन सिस्टम का हिस्सा बनती जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट वापस नेचुरल रेट पे आती रहेगी। सो देर इज नो ट्रेड ऑफ इन लॉन्ग रन। समझ आ रही है मेरे बच्चों? जी मेरा बेटा। क्या क्या क्या? यही तो गाइड कर रहे हैं वो, कि फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज आर नो लॉन्गर इफेक्टिव सिंस 1970s। ये थ्योरी फ्लॉप हो चुकी है। देयरफॉर सप्लाई साइड पॉलिसीज आर द वे टू अचीव बोथ एम्स। कुछ समझ आ रही है? शॉर्ट रन में थोड़ी देर के लिए वर्कर्स को अगर आप फूल कर सकते हैं बाय शोइंग हायर वेजेस, वो जॉब्स पे आ जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, ज्यादा घंटे काम करेंगे। लेकिन लॉन्ग रन में जैसे ही उनको एहसास होगा कि हमारे साथ धोखा हुआ है, वेज थोड़ी बढ़ी है और महंगाई ज्यादा बढ़ी है, वो ट्रेड यूनियन के थ्रू वापस कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन करवाएंगे। शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व मुसलसल बाहर शिफ्ट होता रहेगा और वापस नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे आप आते रहेंगे और हर दफा इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी। अब थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री। 1990s में बोथ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट फेल। तो अगेन फिलिप्स कर्व गलत साबित हुआ। 70s में इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट दोनों बढ़ी, फिलिप्स कर्व गलत हो गया। फिर 1990s में दोनों गिरी, फिलिप्स कर्व गलत हो गया। बेसिकली फ्राइडमैन की थ्योरी अभी भी एप्लीकेबल है कि भाई हम अपने नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे आ जाते हैं। शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ है, इसलिए फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी ओनली हैव अ शॉर्ट रन इफेक्ट। सप्लाई साइड पॉलिसीज आर मोर इफेक्टिव एंड देयर इफेक्टिव ऑल द वे टू लॉन्ग रन। बच्चों समझ आ रही है कि नहीं? आई फील अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन अमंगस्ट यू गाइस। कहां पे मसला आ रहा है? क्या चीज? फिलिप्स कर्व समझ नहीं आ रहा या इसकी एप्लीकेशन समझ नहीं आ रही? आप कौन है? आप कौन है? समीद? अब्दुल रहमान, आपकी थोड़ी सी आदत है, आप गिव अप कर जाते हो। गिव अप नहीं करें, तसल्ली से सुने। डिस्कस द एक्सटेंट टू विच फिलिप्स कर्व इज रेलिवेंट टुडे टू गाइड मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। हमने पहले सुकून से मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज समझा दी। शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरा बेटा। अब्दुल रहमान, शिफ्ट तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा लॉन्ग रन पे आते हैं। ये तो लिख लोगे कि थ्योरी बिकेम वेरी पॉपुलर, गवर्नमेंट्स ने कई साल यूज की, लेकिन 1970s में थ्योरी फेल फ्लैट ऑन इट्स फेस। क्यों? क्योंकि महंगाई भी आ रही थी और अनएम्प्लॉयमेंट भी, स्टैगफ्लेशन एक्सप्लेन नहीं हो रही थी। मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिस्ट मिल्टन फ्राइडमैन खड़ा हुआ और उसने कहा लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व या एक्सपेक्टेशन ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व विल एक्सप्लेन दिस सिचुएशन। देयर इज जस्ट अ शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो वो यहां पे फिस्कल पॉलिसी पे इन पर्टिकुलर एतराज कर रहा है। उसने कहा देखो, यू स्टार पे अनएम्प्लॉयमेंट थी, हमने कहा नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को कम करते हैं, यू वन पे लाते हैं, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट ने यूज की। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे अब्दुल रहमान कितनी इन्फ्लेशन एट यू स्टार? अरे नहीं, यू स्टार पे देखो, यू स्टार पे 0%। लेकिन जब इन्फ्लेशन 2% हुई और फर्म्स ने वेजेस को 1% बढ़ाई, वर्कर की रियल वेजेस, अब्दुल रहमान कीप टॉकिंग टू मी। अरे यार, मेरे सवाल का तुम समझ ही नहीं रहे हो।
ए तो पॉइंट है जहां पे इन्फ्लेशन अब आ गई है ना, P1, और अनएम्प्लॉयमेंट U1। मुझे बताओ, अब 2% इन्फ्लेशन है और वेज सिर्फ बढ़ी है 1%। वर्कर्स की रियल वेजेस क्या हुई हैं? जब रियल वेजेस कम होंगी वो क्या करेंगे? ट्रेड यूनियन प्रेशर बढ़ेगा तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पे क्या असर आएगा? उसकी वजह से शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व क्या करेगा? बी पॉइंट पे आ जाएगा, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वापस आ गया और महंगाई सिस्टम का हिस्सा बन गई 2%। अंडरस्टैंडिंग इट अब्दुल? फिर गवर्नमेंट ने दोबारा कोशिश की, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लगा के, स्पेंडिंग बढ़ा के, सी पॉइंट पे हम चले गए। वर्कर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे सिर्फ 2% इन्फ्लेशन, फर्म्स ने वेज बढ़ाई लेट्स से 1% और इन्फ्लेशन चली गई। वर्कर 2% पे एक्सपेक्ट करेंगे ना, जो करंट है। हम्म। अब आप समझ गए हो, ये बार बार शिफ्ट होता रहेगा, हर दफा गवर्नमेंट विल हैव टू एक्सेप्ट हायर इन्फ्लेशन। हाँ, थोड़ी देर के लिए वर्कर्स को फूल किया जा सकता है हायर वेजेस से, लेकिन ज्यादा देर से नहीं, क्योंकि उनको पता लग जाएगा कि हमारी रियल वेजेस गिर गई हैं। एक्सट्रीम क्रिटिसिज्म सेज नो, वर्कर्स आर रैशनल, दे फॉर्म एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन और अपने कॉन्ट्रैक्ट्स उसकी बेस पे निगोशिएट करते हैं, और ये बात बिल्कुल सही है। उन्हें शॉर्ट रन में भी फूल नहीं किया जा सकता, सो शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ भी नहीं है। लेकिन फर्ज किया शॉर्ट रन है भी, तब भी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी इनफेक्टिव हो गई। लॉन्ग रन में इकोनॉमी वापस नेशनल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे आ जाती है, कोई ट्रेड ऑफ नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन में। इसलिए सप्लाई साइड पॉलिसीज दोनों एम्स के लिए आइडियल हैं। इन्फ्लेशन भी कम रहेगी और अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगी। 90s में और 70s में उल्टे काम हुए। 70s में इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट दोनों बढ़ी, 90s में अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन दोनों गिरी। दोनों पॉइंट्स पे शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व नाकाम हुआ, और ये लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व ने एक्सप्लेन किया कि ऐसा हो सकता है। समझ आ गया मेरा बेटा? तो बेसिकली फिलिप्स कर्व ओरिजिनल failed to explain how policies should be used, and it tells us that fiscal and monetary policies are only effective in short run. If they are, there is no trade off in the long run, so government should use supply side policies alongside them. अब समझ आ गया सब बच्चों को? बच्चों 100% या नहीं? ओ माय गॉड, अच्छा चले, इतना भी नहीं आना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन जल्दी से करके खत्म करते हैं क्लास। हाँ जी, हाँ जी। लिखेंगे ना, मैंने तो लिखा है देखो। Therefore, supply side policies are the way to achieve both aims. Yes, yes. Hmm. यू टेल मी। गवर्नमेंट्स के लिए ये पॉलिसीज बहुत पॉपुलर हैं, एकदम से अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, वोट मिल जाते हैं, फिर महंगाइयां आ जाती हैं। यही तो मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि गवर्नमेंट टू मच प्लेज विद मनी सप्लाई एंड टैक्सेशन एंड स्टफ। ना गवर्नमेंट ये काम करे, इकोनॉमी सेल्फ हीलिंग है, खुद ही रिसेशन स्लम्प्स ठीक होते रहेंगे। एंड आई बिलीव इट, अगर इकोनॉमीज एक दफा छोड़ दी जाए अपने असल हालात पे। मेरी बात सुनो, एक बच्चा कभी भी स्विमिंग नहीं सीखेगा अगर उसका पेरेंट उसके नीचे हाथ रख के खड़ा है। कुछ अरसे के लिए हाथ रखो, फिर हटा दो। यही हमारी गवर्नमेंट्स गलतियां करती हैं। दे कॉडल द इकोनॉमी टू मच माइक्रो मैनेजमेंट। लेट द नेचुरल क्या उसको बोलते हैं, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स टेक इफेक्ट। समझ आ गया बच्चों? ओके, वेरी क्विकली ये डिस्कस करते हैं। इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग यानी डैम्पनिंग एंड एक्सपेंडिचर स्विचिंग स्ट्रैटेजीज टू ओवरकम अ डेफिसिट ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब हम ये काफी क्वेश्चन कर चुके हैं। आई एम होपिंग यू गाइस विल बी प्रीटी कॉन्फिडेंट इन हैंडलिंग देम। बस आपने एग्जाम में अपना स्विच ऑफ नहीं होना। कीप थिंकिंग हमने क्या पढ़ा हुआ है, सिलेबस में क्या है। बेटे, इकोनॉमिक्स का पेपर ही है, कोई केमिस्ट्री का नहीं है। यू विल
बी वेरी एबल टू हैंडल हिम, अगर आपने कॉन्फिडेंस से इसको फाइट किया थोड़ा सा पेपर के साथ। A2 है, थोड़ा सा लिखना पड़ता है। जी, मैंने बार बार बोला है, पॉलिसीज यूनिट 3 एंड देन 6 to 10 अकॉर्डिंग टू माई नोट्स। अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन। बेटे हर साल का सेम गेस पेपर है, मैं आपको जो कराऊंगा, आई एम इंशाल्लाह वेरी कॉन्फिडेंट। जैसे P2 में जो कि एक बहुत ब्रॉड स्ट्रोक पेपर है, उसमें भी वही क्वेश्चन आ गए थे जो हमने लास्ट नाइट किए थे। आपके भी ऐसे होने वाले हैं, वो जो मैराथन स्पेल हम करेंगे ना, आप तो थे उसमें अब्दुलरहमान, इंशाल्लाह ताला आप देखोगे कि इसमें भी क्वेश्चन वही आएंगे, डोंट वरी। जी, अब चलते हैं जी। सबसे पहले, एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग या डैम्पनिंग पॉलिसीज कौन सी हैं? बच्चों बताएं मुझे। नहीं 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 नहीं, नाम बताएं, बड़ा बड़ा नाम बताएं। यस, एक्सपेंडिचर डैम्पनिंग आर कॉन्ट्रैक्शनरी या डिफ्लेशनरी, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। किसकी? ईमान, दोबारा पूछो। नहीं मेरा बेटा, वो एक्सपेंडिचर स्विचिंग है। बेटे, डैम्पनिंग या रिड्यूसिंग का मतलब क्या है कि लोगों को एक्सपेंडिचर करने ना दो, उनकी इनकम्स गिरा दो, उनकी बाइंग पावर, बोरोइंग पावर कम कर दो। तो कॉन्ट्रैक्शनल, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, पॉकेट मनी एक किस्म की कम कर रही है गवर्नमेंट आपकी। स्विचिंग में आप, गवर्नमेंट चाहती है कि आप फॉरेनर्स भी हमारी चीजें खरीदें, हमारी एक्सपोर्ट्स, और लोकल लोग भी डोमेस्टिक गुड्स खरीदें, इंपोर्ट्स कम करें। ये फर्क है दोनों में। तो आप अच्छी तरह इसको एक्सप्लेन करेंगे जी मेरा बेटा? जी जी जी। जी 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 जी। थोड़ा सा मुझे स्टेप बाय स्टेप चलने दो, बाद में ये कमेंट कीजिएगा। एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग या डैम्पनिंग पॉलिसीज रेफर टू demand side policies, monetary and fiscal contractionary policies. In fiscal policy, government will raise taxes, reduce government spending. पूरा उसका इफेक्ट बताओ कि उसके रिजल्ट में लोकल गुड्स की भी डिमांड गिरेगी और इंपोर्ट्स की भी डिमांड गिरेगी। हम कई एसेस कर चुके हैं। समझ आ रही है मेरा बेटा? जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक होने का चांस है। ठीक है, स्पेशली उसका सबसे बड़ा कंपोनेंट बैलेंस ऑफ ट्रेड, क्योंकि हम इंपोर्ट्स कम कर पा रहे हैं इनकम्स कम होने की वजह से, तो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड ठीक होगा, उससे बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक हो सकता है, राइट? उसके अलावा हमारी एक्सपेंडिचर डैम्पनिंग की वजह से अपने मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, वर्कर्स बाहर के मुल्कों में जाएंगे, रिमिटेंसेस भेजेंगे, जिससे अगेन इनफ्लो आने से प्राइमरी इनकम्स में बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट और एज अ रिजल्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक होगा। मुल्क में क्योंकि गवर्नमेंट ने डैम्पनिंग की हुई है, तो हमारी मल्टीनेशनल्स बाहर स्विच कर जाएंगी, बाहर के मुल्कों से हर साल वो प्रॉफिट भेजेंगी, जिससे फाइनेंशियल अकाउंट में सरप्लस आ सकता है। समझ रहे हो कैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक हो रहा है? बच्चों थोड़ा सा रिट्रेशन दे दो, मुझे लग रहा है ब्लैंक सी बैठी है क्लास। ओके ओके ओके, गुड। अब चलते हैं, व्हाई इट मे नॉट वर्क। अगर गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग कम भी की है, टैक्सेस बढ़ाए भी हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ाए भी हैं, स्पेंडिंग, अपना मनी सप्लाई कम की है, एक्सचेंज रेट बढ़ाया है, ईच केस में अगर आप गौर से देखो, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से हॉट मनी इनफ्लोज आएंगी, करेंसी अप्रिशिएट होगी, इंपोर्ट सस्ती हो जाएंगी, एक्सपोर्ट्स महंगी। अगर मार्शल लर्नर कंडीशन मेट थी, जॉइंट डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स वाज इलास्टिक ग्रेटर देन 1, तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में जाएगा। अगर फ्यूचर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा था कंज्यूमर्स और फर्म्स को, हायर टैक्सेस, हायर इंटरेस्ट रेट्स, लो मनी सप्लाई, नथिंग विल स्टॉप देम, they'll still consume local goods as well as imported, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक नहीं होगा।
साथ में मल्टीनेशनल्स आपके मुल्क में नहीं आएंगी बिकॉज आपने इतने जालमाना टैक्स लगा दिए हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, तो आपके मुल्क में हाँ इनवर्ड जो एफडीआईज हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, वो नहीं आएंगी, फाइनेंशियल अकाउंट डेफिसिट हो जाएगा। आर यू फॉलोइंग हाउ द होल लिंक? बैलेंस ऑफ पेमेंट के हिस्से सोचते जाओ और बोलते जाओ। किसी को प्रॉब्लम आ रही हो तो मैं स्लो डाउन करूं? ओके, जी जी। दोबारा गो थ्रू करते हैं, तसल्ली से सुने। गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसीज ली। अब बच्चे मुझे जवाब देते जाना वन बाय वन, ठीक है? आई डोंट नो हाउ टू असाइन यू गाइस। चलिए मैं नाम लेता रहूंगा। ईमान मुझे बताएं, एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी, मॉनेटरी पॉलिसी में आप क्या करोगे? शाबाश। अब जरा यहां से मुझे अब्दुल रहमान बताएं, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने से क्या होगा? हाँ 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 हाँ, ये लिमिटेशन है। पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड इफेक्ट बताओ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्यों घटे। पूरा डिटेल में बताओ। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ेगी, रिटर्न ऑन सेविंग बढ़ेगी, लोग सेव ज्यादा करेंगे, बोरो कम। एज अ रिजल्ट डोमेस्टिक डिमांड भी गिरेगी और अरे यार, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे लाओ। यस, बिकॉज इंपोर्ट्स आर एक्सपेंसिव, लोन लोग कम लेंगे, कम इंपोर्ट्स करेंगे, गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक्स, महंगी चीजें, बिग टिकट आइटम्स कम आएंगे। ठीक हो गया? Okay, now do we have who else do we have? I don't know who else is there. Lishba, please turn on your mic. मुझे बताइए मनी सप्लाई गवर्नमेंट कैसे कम करेगी? थोड़ा सा मुझे क्वांटिटेटिव टाइटनिंग अलिशबा, या फिर जी जी जी, बोले बोले। गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स, अरे नहीं यार, बायबैक किया तो मनी सप्लाई बढ़ जाती है। सेल करेगी अपने बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज इंटरेस्ट बढ़ा के। यस यस, वेरी नाइस। ये कौन है, ये कौन है? वेरी गुड मदी, शाबाश। गुड, मजा है। बिल्कुल ठीक है, दो तीन तरीके बता दीजिएगा। क्वांटिटेटिव टाइटनिंग, गवर्नमेंट विल बाय, सेल बैक इट सेल इट्स बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज, कमर्शियल बैंक्स के पास बॉन्ड्स आए, वो इलिक्विड है, वो लेंड नहीं करेंगे, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, लिक्विडिटी रेशियो गवर्नमेंट बढ़ा देगी कि बैंक ज्यादा पैसा कैश रखें, अगेन लेंडिंग कम। ऑल ऑफ दैट विल रिजल्ट इन रिड्यूस लोकल डिमांड एंड रिड्यूस डिमांड फॉर इंपोर्ट्स। अब जरा स्पीड लगाते हैं, हमारा टाइम खत्म हो रहा है। बेटे, जब गवर्नमेंट मनी सप्लाई कम करना चाहे, अपने बॉन्ड्स इंटरेस्ट रेट ज्यादा करके हमें बेच देती है, हमारे पास बॉन्ड्स आ जाते हैं हमारे बैंक्स में, उनकी बेस पे लेंडिंग नहीं होती, मनी सप्लाई कम हो जाती है, पैसा हमारे अकाउंट से निकल के गवर्नमेंट के पास चला जाता है। समझ आई कि नहीं? ओके, आई थिंक वी शुड होल्ड दिस थॉट, और इस क्वेश्चन को हम कल करते हैं प्रॉपर डिटेल में। मैं इसका स्केच नहीं प्रॉपर करवाता हूँ। जी मेरा बेटा। अरे नहीं 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 नहीं, आप बात कर रहे हो इक्विलिब्रियम वापस जो आता है। हम बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इस वक्त मनी सप्लाई को शिफ्ट कर रही है, उससे तो इंटरेस्ट रेट का नया इक्विलिब्रियम बनेगा ना, कम या ज्यादा होगा। हाँ नहीं नहीं, वो तो और चीज है। हम मनी सप्लाई के थ्रू इंटरेस्ट रेट चेंज कर रहे हैं यहाँ पे। या